नमस्कार दोस्तों, पाठशाला टॉक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछला हमने वीडियो देखा था कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ था। पिछले हम लोग वीडियो देखे थे जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो भी क्रम था, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली, डच, फिर डेनिश, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांसीसी। इस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में पुर्तगालियों के आने का जो क्रम था उसमें हम लोग पूरा डिटेल देखे थे। अब हम आगे देखें कि जब भारत में जब अंग्रेज़ जब आ गए थे, जब भारत में अंग्रेज़ आए तो उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार धीरे-धीरे कैसे किया। क्योंकि भारत में देखने को मिलता है जो भारत में जो अंग्रेज थे या जितने विदेशी कंपनियां थी, उन्होंने उनका आन जो प्रथम बार जब उन्होंने आया तो उनका जो उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था यहाँ पर व्यापार करना। ठीक है, व्यापार करने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो व्यापार था वहाँ यहाँ पर उनकी यहाँ की राजनीति में उन्होंने क्या उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और यहाँ पर उन्होंने उन्होंने क्या किया, यहाँ पर राजनीति में उन्होंने भाग लेना शुरू किया और देखा कि यहाँ पर किस प्रकार के यहाँ के जितने भी क्षेत्रीय राजा थे उनकी क्या कमियां हैं और यहाँ पर जो भी मतलब कमी थे उनको यहाँ पर अपने खुद क्या करते हैं, एक लीडरशिप के रूप में उन यहाँ पर स्थापित किया और खुद उन्होंने क्या किया, भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अनेक युद्ध लड़े। आइए हम देखते हैं कि भारत में अंग्रेज द्वारा कैसे अपने क्षेत्र का विस्तार किया गया। सबसे पहले आते देखते हैं अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध थे। सबसे पहले देखेंगे उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़ा और जितनी विदेशी कंपनी थे उनको परास्त करके अपना अपना खुद रास्ता साफ किया और अपना भारत में एक एकाधिकार स्थापित किया। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा कुछ लड़े गए युद्ध थे। सबसे पहले चिनसूरा का युद्ध हुआ था या इसी को वेदरा का युद्ध कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि इस 1759 में यहाँ पर एक इंग्लैंड थे और डच था। ठीक है ना, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ 1559 में और यहाँ पर डचों की पराजय हुई और यहाँ पर इंग्लैंड की जीत हुई। यहाँ से डच जो थे वो पूरी तरह से मतलब भारत से क्या चले गए और यहाँ पर इनका जो भी मतलब यहाँ पर जो जो डचों की जितनी कंपनियां फैक्ट्रियाँ थी वो अंग्रेज द्वारा अपने आधिपत्य में ले लिया और इनको पूरी तरह से यहाँ सफाया कर गया। फिर इसी प्रकार अगर आगे देखेंगे तो एक सवाली का युद्ध था जिसमें 1612 ईस्वी में लड़ा गया था, जो पुर्तगालियों की जिसमें पूरी तरह से पराजित हो गई थी। इसमें इंग्लैंड विजयी हुआ था। ठीक है, इस बार हम आगे देखेंगे जो फ्रांसीसी भारत में आए, उनकी भी महत्वाकांक्षा थी कि भारत में साम्राज्य स्थापित करें अपना। खैर वो तो उन्होंने आए थे जो उन्होंने व्यापार स्थापित करने के लिए, लेकिन वहाँ एक जो फ्रांसीसी का एक गवर्नर था, डुप्ले था, उसकी महत्वाकांक्षी थी यहाँ पर यहाँ के राजनीति में हस्तक्षेप करके यहाँ पर अपना अधिकार देखिए अधिकार स्थापित करें। इसके लिए उन्होंने देखिए उसके पहले यहाँ पर भारत में जो कर्नाटक वॉर हुआ उसमें उन्होंने सहभागिता निभाई। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों कोई भी एग्जाम हो यहाँ से आप क्वेश्चन देख लें कि प्रथम कर्नाटक वॉर कब हुआ था। ठीक है, तो 1746 से लेकर के 1748 के बीच में प्रथम कर्नाटक वॉर हुआ था, जिसमें जो यह युद्ध था एक तरफ से इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहे थे, दूसरा फ्रांसीसी, दोनों के बीच में यहाँ पर जैसे यहाँ के जो क्षेत्रीय जो नवाब थे उनके बीच अक्सर युद्ध मतलब जो युद्ध था प्रथम कर्नाटक वॉर वो तो यहाँ के क्षेत्रीय नवाबों के बीच हुआ था। लेकिन इन्होंने दो नवाबों को मतलब एक इंग्लैंड के जो वहाँ के जो यहाँ के जो इंग्लैंड के व्यापारी थे उन्होंने सपोर्ट किया और दूसरा जो फ्रांसीसी थे उन्होंने मतलब दोनों क्या अपना क्षेत्र स्थापित करने के दोनों नवाबों को क्या किया, अपना सपोर्ट किया। लेकिन इसमें देखने को मिलता है कि एक्सला सापेल की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध 1748 में क्या कर दिया गया हुआ, जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस पर आगे बढ़ते द्वितीय कर्नाटक पूछे कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। 1739 से लेकर के 1754 तक लड़ा गया था। ठीक है, इसमें डुप्ले जो था इसमें बुरी तरह डुप्ले की हार हुई थी। जो फ्रांसीसी यहाँ गवर्नर था डुप्ले, इसकी पूरी तरह से इसमें हार हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पर आरंभ में तो अम्बूर की संधि हुआ 1749 में, लेकिन समाप्ति के साथ पांडुचेरी की संधि के तहत 1755 में इस युद्ध को समाप्त कर दिया गया। तो देखा जाए क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक वॉर कब हुआ, तो 1746 से लेकर 1748 एक्सला सापेल की संधि के तहत मिलान करने को हमेशा आपको देखने को मिला कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसके किस संधि के तहत खत्म हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था जो अम्बूर का मतलब जो पहले बार 1749 में हुआ, लेकिन फिर ये युद्ध जो था आगे बढ़ गया, इस कारण से 1755 में पांडिचेरी की संधि के तहत इसको खत्म कर दिया गया। फिर तृतीय कर्नाटक देखेंगे 1756 से लेकर 63, इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। जो युद्ध था जो विश्व स्तर पर लड़ा जाता है, उसी के देखते भारत में भी कर्नाटक वॉर के नाम से जाना गया। यह जो था सप्तवर्षीय युद्ध था 1756 से लेकर 1700। क्वेश्चन पूछे कि सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है, तो कर्नाटक तृतीय वॉर को सप्तवर्षीय युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या होगा वनडुवास का इसी बीच में 1760 में वनडुवास का युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें वनडुवास का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटिशर्स की तरफ से आयरकुट लड़ रहे थे। ठीक है, तो फ्रांसीसी की तरफ से डुप्ले के बाद एक आए थे, एक यहाँ के गवर्नर थे
देखिए हाँ, काउंटर डिलाली, ठीक है, फ्रांसीसी गवर्नर काउंटर डिलाली, जबकि अंग्रेज के गवर्नर आयरकुट थे। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और फ्रांसीसी यहाँ से बुरी तरह से पराजय हो गए। यहाँ से फ्रांसीसी में भारत के यहीं से मतलब फ्रांसीसी यहाँ से भारत छोड़कर चले गए, अर्थात भारत में अंग्रेजों का स्थापना यहीं से हो गया और जो फ्रांसीसी थे उनका यहीं से समाप्त हो गया। तो कर्नाटक का जो तृतीय वार था वनडे होगा, उस वक्त खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कर्नाटक का प्रथम वार कब हुआ, फिर कर्नाटक का द्वितीय वार कब हुआ, कर्नाटक का तृतीय वार कब हुआ, इस कौन से संधि के तहत दोनों जो तीनों युद्ध मतलब संधि के तहत इसको मतलब समाप्त किया गया। तो यहाँ से आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस पर देखते हैं जो भारत में तो जितने भी जो डच थे, फ्रांसीसी थे, जो भी हुआ युद्ध के तहत सारे मतलब यहाँ से तो चले गए, लेकिन जो अंग्रेज थे पूर्णतः वो भारत में अपना क्या किया, रुके और यहाँ पर अपने क्षेत्र विस्तार करने के उद्देश्य लगे। देखिए 1716 में क्या हुआ, फ्रांसीसी द्वारा चंद्रगिरी के राजा जो मतलब फ्रांसीसियों के द्वारा क्या हुआ कि चंद्रगिरी के जो राजा थे मद्रास का पट्टा प्राप्त किया, जिसका वहाँ पर इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट विलियम जॉर्ज की स्थापना किया, ठीक है। फ्रांसिस के द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पर पट्टा प्राप्त किया और यहाँ फोर्ट जॉर्ज जो था उस किले का निर्माण किया गया, ठीक है, 1639 में, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा कि 1639 फ्रांसीसी द्वारा चंद्रगिरी के राजा द्वारा कौन सा फोर्ट का निर्माण करा गया था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार। देखिए 1661 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटेन की राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय के पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ से विवाह हो गया, ठीक है। ब्रिटेन की जो राजकुमारी थी चार्ल्स द्वितीय का जो शादी था पुर्तगाल के राजकुमार जो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय थे, उनकी शादी पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन आयरफ से विवाह हुआ, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि इनको दहेज में जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेज द्वारा जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों द्वारा दहेज में क्या दिया गया, अंग्रेज जो था मुंबई उनको दहेज में दे देगा। लेकिन क्या किया पुर्तगाली जो लोग थे ना, जो ब्रिटेन जो पुर्तगाली थे, उन्होंने क्या किया, इसको अंग्रेजों को इसको जो मुंबई था उनको पैसों में लेकर के उन्होंने बेच दिया, ठीक है। इस प्रकार जो इसका जो मुंबई पर अधिकार इंग्लैंड का हो गया, मतलब उनको कुछ जो क्षेत्र तो उनको दिया गया, उस पर उसका अधिकार अंग्रेजों को हो गया। फिर 1651 में इस प्रकार देखेंगे बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारी छूट उन्होंने प्राप्ति खुद जो मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पर आएंगे वो व्यापार करेंगे, वहाँ पर इन्होंने एक अधिकार प्राप्त किया। बंगाल के शासक शाह शुजा से व्यापारिक छूट इन्होंने प्राप्ति की अंग्रेज द्वारा 1651 में इन्होंने प्राप्त कर लिया। फिर 1698 में देखेंगे कि अंग्रेजी के 3 गाँव जमींदार जो सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर मिला करके फोर्ट विलियम कोठी का निर्माण किया, ठीक है। यही बाद में जाकर कोलकाता शहर के तीनों मिला करके कोलकाता नामक शहर के उन्होंने बसाया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि 1698 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा तीन गांव की जमींदारी जो थी सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर, कब इन लोगों को जो अंग्रेजों को 3 गांव की जमींदारी कब प्राप्त हुई, तो 1698 में, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम कोठी का इन्होंने निर्माण, जो अंग्रेजों द्वारा इन्होंने फोर्ट विलियम कोठी का इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। इस प्रकार आगे हम लोग देखते हैं कि 1761 ईस्वी में फ्रांसीसी ने पांडुचेरी से इसको प्राप्त किया, ठीक है। जो फ्रांसीसियों से पांडुचेरी इन्होंने 1761 में प्राप्त कर लिया। फ्रांसीसियों से पांडुचेरी किसने, अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, या 1760 में क्या हुआ कि फ्रांसीसियों का वाणिज्य युद्ध इन्होंने खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पांडुचेरी की प्राप्ति कौन के, अंग्रेज कर लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुडुचेरी जो पांडुचेरी था इसको अंग्रेज से कब प्राप्त किया था, 1761 में प्राप्त कर लिया था, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं बंगाल उस समय जो था ना वो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ तक कहा जाता था कि पूरे अगर भारत का जो था ना वहाँ का सोने का भंडार के रूप में यहाँ पर माना जाता था, जो सोने के भंडार के रूप में था वो बंगाल था, क्योंकि बंगाल उस समय आज का बंगाल से बिल्कुल अलग था। उस समय जो बंगाल था जो आज का बांग्लादेश हो गया, असम हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल, ठीक है ना। उस समय यहाँ से कहा था कि यहाँ से जो जितने व्यापार होते थे यहाँ से 1.2 करोड़ पर साल यहाँ से केवल व्यापार होता था। कहाँ पर, इंग्लैंड, यहाँ से वस्तु जाती थी। इतने बड़ा मतलब क्षेत्र बंगाल था। तो कोई भी जितने भी मतलब विदेशी कंपनियाँ उन्होंने अपना सबसे पहले बंगाल में अपना अस्थाई मतलब बनाना चाहे, क्योंकि यहाँ से जितने भी गतिविधियाँ होते थे यहाँ से पोर्ट से, जैसे आप देखेंगे बंगाल का नक्शा, सॉरी अब देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे, जैसे बता रहे हैं
ये जैसे हो गया, ये हो गया, तो यहाँ यहीं पे बंगाल था, पूरा बंगाल क्षेत्र। यहाँ से पोर्ट से यहाँ पे यातायात सब सुविधा उपलब्ध थी। यहाँ से जितने व्यापारी होते समुद्र के रास्ते से यहीं से डायरेक्ट चले जाते थे। तो यहाँ पर एक समृद्ध क्षेत्र था बंगाल जो था। उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर अधिकार स्थापित करने के लिए मतलब यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित किया। देखिए सबसे पहले 1651 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की है हुगली बंगाल में। सबसे पहले अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री यहाँ पर उन्होंने हुगली में इन्होंने लगाया। ठीक है, अगर देखा तो देखिए बंगाल के इतिहास के बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले मुर्शिद कुली खां एक प्रथम बंगाल के नवाब थे, मुर्शिद कुली खां, जो इन्होंने बंगाल का रखा। इन्होंने क्या किया कि मुर्शिद कुली खां जो थे वो बंगाल के ढाका से इन्होंने राजधानी कहाँ बंगाल बना दिया, मुर्शिदाबाद लेके चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि बंगाल में इन्होंने इजेदारी प्रथा की शुरुआत की। मतलब इन्होंने मुगल साम्राज्य से अलग करके इन्होंने अलग एक प्रांत के रूप में बंगाल को स्थापित किया और यहाँ पर क्या कि इजेदारी प्रथा की शुरुआत किया। इन्होंने कृषकों से अलग से तकावी ऋण लिया। सुनो कि मुर्शिद कुली खान थे यहाँ एक स्वतंत्र शासक थे, काफ़ी मतलब क्या मतलब प्रचलित अर्थात मतलब काफ़ी प्रभावशाली शासक थे। इन्होंने क्या किया कि अपने राजधानी को परिवर्तित किया और बंगाल से उन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद किया। इन्होंने सब क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया, मुर्शिद कुली खां। इन्होंने क्या किया, इजादारी प्रथा की शुरुआत की, कृषकों से तकावी ऋण लिया, इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, इसके बाद मुगल साम्राज्य जो फारुखसियर थे, फारुखसियर ने सुनहरा फरमान जारी किया और इन्होंने कर से मुक्त कर दिया किसको, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जारी किया और सुनहरा फरमान जारी करने के बाद टैक्स लैंड से इन्होंने इनकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद अलवर्दी खान थे, जो अलवर्दी खान यहाँ से देखिए आपको देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन, ये सीरीज जो है ना बंगाल के जो नवाब थे इनके सीरीज आपको देखने को मिलेगा। क्रम पूछता है कि कौन शासक कब आया बंगाल में, जितने स्वतंत्र नवाब थे उन्होंने कौन शासक कब आए। एक बार हम लोग देखेंगे, एक बार दो बार इसको रिविजन करेंगे। सब इधर देखते हैं अलवर्दी का 1740 में बंगाल का सूबेदार बना। गिरिया का युद्ध हुआ था इनके समय, इन्होंने गिरिया के युद्ध में जीतकर अलवर्दी खां को यहाँ पर बंगाल का स्वतंत्र नवाब बनाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले बंगाल के सबसे पहले देखा जाए तो बंगाल में देखिए इसको यहाँ करते हैं। मुर्शिद कुली खान 1717 से लेकर 1727 में रहे। इन्होंने स्वतंत्र नवाब को इन्होंने घोषणा की, इन्होंने ढाका से मुर्शिदाबाद, याद कीजिए मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलवर्दी खां। ठीक है, चार याद कीजिए, मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलवर्दी खां। उसके बाद आ गया 1757 में, आपको याद ही होगा प्लासी के युद्ध। ठीक है, तो सिराजुद्दौला, फिर उसके बाद मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, फिर नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला। देखिए ऊपर से आपको 3-4 याद करने, फिर उसके बाद आपको याद हो जाएंगे। देखिए एक बार हम याद करते हैं इसको सीरीज में। देखिए सबसे पहले मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन मोहम्मद, फिर सरफराज खां, फिर अलवर्दी खां। ऊपर से याद किया मुर्शिद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलवर्दी खां। फिर याद करेंगे, फिर सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र। ठीक है, यहाँ पर देखिए मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र, फिर नजमुद्दौला, फिर सैफुद्दौला, फिर मुबारकुद्दौला। आपको याद हो गया जहाँ तक हमको लगता है। यहाँ पर रुक करके इसको एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन कौन शासक है। देखिए यहाँ पर हो गया मतलब जो भी था गिरिया के युद्ध में अलवर्दी खां यहाँ पर शासक बना, उसको वहाँ का सूबेदार बना देगा। अलवर्दी खां के बाद हुआ यहाँ पर स्वतंत्र शासक रूप में सिराजुद्दौला, ये काफ़ी मतलब योग्य शासक था सिराजुद्दौला। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी मतलब अंग्रेज जो टैक्स लेते थे उन्होंने जितने भी व्यापारी थे उनसे क्या किया, कर मुक्त कर दिया। एक मतलब इन देखिए यहीं से मतलब अंग्रेज़ों के बीच यहाँ के स्वतंत्र नवाब थे, यहाँ पे बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ जो बंगाल तो एक तो क्या स्वतंत्र था, काफ़ी यहाँ पर समृद्धशाली क्षेत्र था जो बंगाल था। तो यहाँ के दोनों का अधिकारों को अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर जो भी नवाब हैं उन पर मेरा मतलब अस्थाई मतलब प्रतिनिधित्व हो, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो मुझे। इसके लिए बीच में क्या हो कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में अधिकारों को लेकर क्या हो, कन्फ्लिक्ट होने लगा। तो क्या कि सिराजुद्दौला के मतलब अगेंस्ट में षड्यंत्र रची। घसीडी बेगम उनकी मौसी थी, या जय रायचंद्र थे जो उनके जो भी थे मतलब जो जयचंद थे, रायचंद्र वो उस बैंकर थे। उन्होंने मतलब अंग्रेजों उनके द्वारा मिल करके इनके अगेंस्ट में एक मतलब गठजोड़ बनाया और उनका गठजोड़ सफल भी रहा। इसी के बीच आपको देखेंगे प्लासी का युद्ध मिलता है यहाँ से, मतलब काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट
हो जाता है प्लास्टिक यूज। देख क्या होगा, सिराजुद्दौला ने क्या किया, कर मुक्त कर दिया, अंग्रेजों पर आक्रमण किया इन्होंने, ठीक है। फोर्ट विलियम कैद, जो जितने अंग्रेजों पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, क्योंकि स्वतंत्र नवाब थे, अंग्रेज इनके अधिकारों को लेकर जो भी मतलब हनन कर रहे थे, उनके विरुद्ध में उन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम जो अंग्रेज उन्होंने क्या किया, फोर्ट विलियम में उन्होंने कैद कर दिया गया, ठीक है। उनको लाल कोठरी की घटना आपको देखने में जैसे मिलती है, काल कोठरी की घटना आपको देखने मिली, जो एक जिसको हॉलवेल, एक जो उस समय के लेखक थे, उन्होंने चर्चा करता है कि मतलब हॉलवेल ऐसी घटना थी, इसमें कहा कि 146 में से 43 व्यक्ति इसमें बचे हुए थे, ठीक है। एक मतलब से काल कोठरी की जो कोठरी था, उसमें क्या किया उन्होंने, सिराजुद्दौला थे, उन्होंने क्या किया कि 146 लोगों को इसमें इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है, और गेट बंद कर दिया। इसमें से मात्र 23 लोग ही बचे और बाकी लोग मैंने जो भी मतलब ब्रिटिशर्स थे उन्हें मर गए। तो उसको मतलब हॉलवेल की घटना के नाम से जाना जाता है। इसको हॉलवे जो एक मतलब इतिहासकार था, उन्होंने इसकी चर्चा किया था। आइए स्टार्ट करें, प्लासी का युद्ध क्या होगा। प्लासी को 23, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लासी को 23 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला जो कि बंगाल का नवाब थे और रॉबर्ट क्लाइव जो कि अंग्रेज के सेनापति, इनके बीच में मतलब लड़ा गया। इसमें क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की इसमें हार हो गई, ठीक है, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव थे, एक तो सेना के रूप में बनकर आए थे, यहाँ पर नवाब सेनापति बन गया। यहाँ पर जो सिराजुद्दौला के मतलब विरोध में जितने भी लोग थे, उनको अपने साथ मिला करके युद्ध लड़ा। और एक षड्यंत्र था, युद्ध नहीं, एक षड्यंत्र पहले ही इसमें हो गया था कि युद्ध अंग्रेज इसमें जीत रहे हैं, और उन्होंने क्या किया कि युद्ध में सिराजुद्दौला हार गए। और हारने के बाद इन्होंने सिराजुद्दौला के हटा करके एक स्वतंत्र मतलब क्या अपना कठपुतली बनाया उन्होंने, और किसको बनाया, मीर जाफ़र को इन्होंने क्या किया, नवाब बनाया। लेकिन क्या हो कि मीर जाफ़र ने इनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो आगे इस पर देखिए, अंग्रेजों द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध, इसी समय अंग्रेज इसमें युद्ध लड़े। आइए इसके बाद 1757 प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि 1757 प्लासी युद्ध में इन्होंने अपना स्वतंत्र शासक के रूप में देखने को मिलता है। फिर देखिए सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र की इन्होंने स्वतंत्र नवाब बनाया, लेकिन क्या हुआ, इनके बीच इनकी जमी नहीं। फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम की इन्होंने बनाया मतलब स्वतंत्र नवाब। फिर उनके बीच भी इन्होंने क्या हुआ, वो लोग चाहते थे ना कि जो भी मैं डिसीजन लूँ, उसमें जो नवाब थे उनका बस नवाब एक कठपुतली के रूप में करते थे और अपना स्वतंत्र खुद निर्णय लेते थे। इनके बीच में आपको देखेंगे बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों ने पूरी तरह से अपना अधिकार स्थापित करने के लिए अपना पूरा जोर शोर लगा, जिसमें मीर कासिम थे जो बंगाल के स्वतंत्र नवाब थे, सुजाउद्दीन जो अवध का नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय जो थे मुगल शासक थे। ये तीनों ने मिल करके एक अपना त्रिशंक बनाया और सोचा कि मतलब अंग्रेजों के विपक्ष में उन्होंने युद्ध लड़ा, जिसमें अंग्रेजों के सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो क्वेश्चन पूछे कि बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और ये त्रिगुट थे, इसमें कौन कौन थे, तो मीर कासिम जो बंगाल के स्वतंत्र नवाब थे, सुजाउद्दौला था, नॉट सुजाउद्दीन, सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब थे, और शाह आलम द्वितीय था जो खुद मुगल शासक था। इन्होंने तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा। हालांकि इसमें इन तीनों के विरुद्ध तरह से पराजय हुई और अंग्रेज यहाँ पर पूर्णतः फिर से युद्ध में जीत गए। यहाँ पर कोई षड्यंत्र नहीं था, इन अपने योग्यता के बल पर इन्होंने अपना युद्ध को पूरा अपने से जीत लिया। इसके बीच ये जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई, ठीक है। इलाहाबाद की संधि दोनों के साथ हुआ, शाह आलम द्वितीय के साथ भी, मीर कासिम के साथ भी, इसमें दोनों के साथ संधि हुआ। इसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को, इसमें इलाहाबाद की संधि के बाद भारत में जो था द्वैत शासन लगा, DVRK हो गया। अर्थात द्वैत शासन का मतलब है कि इसमें जो एक दीवानी अधिकार थे, एक निजामत अधिकार था, ठीक है। तो जो दीवानी अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया, अर्थात जो भी मतलब उत्तरदायित्व होगा उन निज़ाम के हाथ में चलाया, और जो भी मतलब कार्य करेंगे वो जो भी कार्य था वो अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले लिया। अर्थात जो भी मतलब ब्लेम आएगा वो निज़ाम के ऊपर जाएगा, लेकिन अगर कोई पैसा कौड़ी का जो से पैसा से लेन देन था, वो जो सारे अधिकार अपने पास ले ले, इसी को द्वैत शासन के नाम से जानता है, DVRK। ऐसे द्वैत शासन पूछता है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना था, ऐसे कार्टियर्स को द्वैत शासन का जनक माना, कार्टियर्स थे उनको द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ऐसे यहाँ अगर देखा जाए तो बंगाल में 1765 में द्वैत शासन लगा दिया गया, इसमें जो भी निजामत अधिकार थे वो शाह आलम द्वितीय को मिल गए। जो शाह आलम द्वितीय थे, जो उन्होंने जो निजामत उन्हें प्राप्त हुई थी, उनको 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन के बदले उनको जो बंगाल के निजामत उन्होंने समाप्त कर दिएगा। उसके बाद देखेंगे बंगाल जो धीरे धीरे था उसमें अपने अकॉर्डिंग उन्होंने फिर क्या हुआ,
स्वतंत्र शासक जो आगे देखने को मिलेगा, नजमुद्दौला हो गया, सैफुद्दौला, फिर मुबारकउद्दौला बने और धीरे-धीरे अपना जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बंगाल पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। इस पर देखिए बंगाल के बाद आप नीचे देखेंगे तो जैसे देखिएगा तो मैसूर था, वहाँ पे मैसूर एक काफ़ी स्वतंत्र राष्ट्र था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे ना, जो भी स्वतंत्र क्षेत्रीय राष्ट्र थे, जो मतलब उनके अगेंस्ट जो भी जाते थे उनके विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़े और उनको अपने साम्राज्य में डालने की उन्होंने कोशिश किया। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैसूर। ठीक है, मैसूर पे सबसे पहले ओडियार वंश का शासक था। क्या मैसूर में सबसे पहले ओडियार वंश के जो शासक था, उसके बाद उन्होंने मैसूर में क्या हुआ, मैसूर से एक हैदर अली थे, तो 1761 में इन्होंने यहाँ पर उन्होंने शासक बना हैदर अली। और हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान। ठीक है, वो काफ़ी दोनों योग्य शासक थे उस समय, काफ़ी दोनों की मतलब या इन्होंने क्या हुआ कि हैदर अली जो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने जैकोबियन क्लब में भी अपनी सदस्यता ग्रहण की थी इन्होंने। ऐसा अगर देखा जाए तो वर्तमान जो हैदर अली जो टीपू सुल्तान थे वो काफ़ी दूरदर्शी शासक थे। इनको उस समय उन पर काफ़ी प्रभाव जो दक्षिण भारत है, उन्होंने मतलब किसानों को लेकर के मतलब बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने एक सहिष्णु शासक थे, धर्मनिरपेक्ष शासक थे। ऐसा नहीं था कि वो मुस्लिम को बढ़ावा ऐसा कुछ, वो काफ़ी स्वतंत्र शासक थे। तो उन्होंने अंग्रेज़ों को लगा कि बीच में काफ़ी मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे, तो उनके विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़े। तो प्रथम अगर देखा जाए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1767 से लेकर 1764 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर जो हैदर अली था, हैदर अली इसमें जीत गए। जीते क्या मतलब, हैदर अली मतलब इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए। अंग्रेज़ों ने इनके साथ मद्रास की संधि की। ठीक है, इस बार देखिए क्वेश्चन आएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर क्या हुआ, तो 1667 से लेकर 1659 तक मद्रास की संधि के तहत प्रथम जो आंग्ल मैसूर हुआ था उसको खत्म कर दिया। द्वितीय आंग्ल मैसूर 80 से 84 हुआ, जिसमें मैंगलोर की संधि, इसमें वारिंग हेस्टी विजय हुआ। ठीक है, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 में यहाँ श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत युद्ध खत्म हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, कर्नवालिस विजय हुआ, लेकिन यहाँ पर जो थे ना हैदर अली, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, सॉरी, द्वितीय आंग्ल जो मैसूर युद्ध था, इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने हैदर अली यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। तो इनके जो पुत्र थे हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, उन्होंने युद्ध को आगे बढ़ाया और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। यहाँ पर इन्होंने श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत इन्होंने तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से लेकर 1792 में इन्होंने कर्नवालिस के यहाँ विजय हुआ। फिर जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1799 में, यहाँ पर हैदर अली की भी मृत्यु हो जाती, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली शासक था, वहाँ पर एक ओडियार वंश के शासक को वहाँ पर बना दिया जाता है, और जो मैसूर था इनको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस पर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1667 से लेकर 1669 ईस्वी में किस संधि के तहत खत्म हुआ, तो मद्रास की संधि। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1780 से लेकर 1784 में मंगलोर की संधि के तहत हुआ था। इसमें वारिंग हेस्टिंग उस समय शासक था, गवर्नर थे। फिर तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1790 से लेकर 1792 में श्रीरंगपट्टनम के तहत इसमें 1792 में संधि हुआ, कर्नवालिस में शासक था। और चौथा जो चौथा आंग्ल मैसूर 1799 में हुआ। ठीक है, इसमें लॉर्ड वेलेस्ली उस समय लॉर्ड वेलेस्ली विजय हुआ और उसमें इस पूरी तरह से मद्रास को खत्म कर दिया गया। मैसूर मतलब ओडियार वंश के छोटा सा शासक था, उनको आगे बढ़ा दिया। देखिए इसके बाद आगे टीपू सुल्तान जो पुत्र थे हैदर अली थे, इन्होंने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। उनके उत्तराधिकारी जो था टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान के बाद टीपू सुल्तान जो थे काफ़ी योग्य शासक थे, उन्होंने बादशाह की उपाधि धारण किया, स्वतंत्र वृक्ष उन्होंने लगाया। क्वेश्चन पूछते कौन सा शासक थे जो स्वतंत्र वृक्ष लगाए थे, स्वतंत्र वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने स्वतंत्र वृक्ष लगाए। देखिए यहाँ जैकोबियन क्लब की इन्होंने सदस्यता भी ग्रहण किया। इन्हें शेर मैसूर या नागरिक टीपू के नाम से यहाँ थे, काफ़ी योग्य शासक थे। इनकी मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम की चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध है, यहाँ पर इनकी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने आगे चलकर आगे क्या हुआ कि इनके ओडियार वंश के शासक थे, उनको यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा इनको स्थापित कर दिया गया और वहाँ छोटा सा शासक था, उसको यहाँ पर मैसूर को दे दिया गया। एक वेलेस्ली जो था, वेलेस्ली की सहायक संधि थी। ठीक है,
बेलेजली एक सहायक संधि लाए थे। बेलेजली की सहायक संधि क्या थी? बेलेजली का मानना था कि क्यों फ्रांसीसी उस समय जो थे, फ्रांसीसी जो इनको अंग्रेजों से, फ्रांस से मतलब भयभीत होकर के क्या किया, बेलेजली ने जितने भी वहाँ के क्षेत्रीय जितने भी राजा थे उनसे इन संधि किया। उनका शर्त था कि मतलब जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्षेत्रीय राजा थे, उनके यहाँ उनके पैसों से एक सेना रखेंगे, ठीक है। इन सेना का खर्च जो था वो क्षेत्रीय मतलब जितने भी राजा वो उनको उनकी भरपाई करेंगे, ठीक है। इसके बदले में अगर कोई विदेशी या अगर कोई बाहर जो भी मतलब क्षेत्रीय राजा उनको अगर उनके ऊपर उस क्षेत्रीय राजा के ऊपर आक्रमण करते हैं तो ये सेना है या जो अंग्रेज़ है उनको इनका मदद के रूप में जो सेना है वो जाएगी, ठीक है। अर्थात जो क्षेत्रीय नवाब थे उनको पंगु इस प्रकार से उनको पंगु बना दिया गया। जो भी मतलब इस बेलेजली की सहायक संधि को एक्सेप्ट किया, उनका जो अपना जो संप्रभु था जो संप्रभुता का अधिकार था उन्होंने ख़त्म कर लिया खुद से, क्योंकि जो भी बेलेजली की सहायक संधि एक्सेप्ट किया वो अपना बाह्य निर्णय नहीं ले सकते थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। अंग्रेज़ों को जो भी मतलब जो जहाँ युद्ध होगा वो अपने सेना भेजेंगे, अपना स्वतंत्र सेना नहीं रख सकते थे। इस प्रकार अंग्रेज़ों की एक मतलब क्या है, भारतीयों के मतलब भारत में आप अपने महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाते हुए बेलेजली द्वारा ये सहायक संधि स्टार्ट किया गया। तब पूछते हैं कि बेलेजली सबसे पहले कि सहायक संधि किसने लाया था? तो बेलेजली लाया था। इसमें सबसे पहले कौन, इसमें जो 1798 में सबसे पहले हैदराबाद ने बेलेजली की सहायक संधि एक्सेप्ट किया। तो क्वेश्चन पूछा कि बेलेजली की सहायक संधि सबसे पहले किसने सबसे पहले ग्रहण किया था? हैदर अली 1799 में मैसूर इसमें शामिल हुआ, फिर 1700 में तंजौर हुआ, फिर 1800 में अवध, फिर 1802 में पेशवा शामिल हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि बेलेजली की सहायक जो संधि थी उसमें सबसे पहले किसने कौन सा जो शासक था उन्होंने ग्रहण किया? तो हैदराबाद हैदराबाद 1798 में, फिर मैसूर 1799 में, फिर तंजौर 1799 में, फिर 1801 में अवध, फिर 1802 में पेशवा। इन्होंने बेलेजली की सहायक संधि एक्सेप्ट की। इस प्रकार हम लोग देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बंगाल हो गया, फिर बंगाल के बाद फिर मद्रास भी हो गया। फिर आगे देखिए पंजाब, जो एक पंजाबी मतलब एक स्वतंत्र शासक हुआ करता था। यहाँ पर जो यहाँ के जो मतलब सबसे योग्य शासक थे वो राजा रंजीत जो थे वो राजा रंजीत सिंह थे, जो इनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था। जो गुजरवाला जो पंजाब है जो आज के पाकिस्तान में है, जो वहाँ पर गुजरवाला जो थे वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जो एक शुक्रचकिया मिसल थे, वहीं के जो मिसल हुआ 12 मिसल हुआ करता था वहाँ पंजाब में। जितने भी सिख धर्म है वहाँ पर 12 मिसल के रूप में चलता है। तो वहाँ शुक्रचकिया मिसल के उन्होंने ये प्रधान थे इनके पिताजी। ये इनके पिताजी जो महासिंह थे, अर्थात इनकी मृत्यु 1739 में हुई। इनके जन्म 1780 में हुआ और इनकी मृत्यु 1789 में लंदन ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गया था। एक इनके बारे में कहा था जो रंजीत सिंह थे एक आँख से अंधे थे। तो इनके बारे में कहा था कि जो इन्होंने बोला करते थे कि भगवान ने मुझे एक ही आँख दी है ताकि मैं अपने प्रजा को अपनी एक ही नज़र से सभी को देखूँ। तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी योग्य शासक थे, रंजीत सिंह थे, काफ़ी योग्य शासक थे। लेकिन इनका जो क्षेत्रवादी विस्तारवादी नीति था इन अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो इन्होंने अपने लाहौर के अपने राजधानी बनाया और इन्होंने अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ जिसमें अमृतसर के संधि हुआ, ठीक है। 1819 में अमृतसर की संधि हुआ जिसमें सीमा निर्धारण हुआ या अंग्रेज और सिखों के बीच में क्या हुआ, सीमा का निर्धारण हो गया। जो सतलज नदी के जो उत्तर में थे वो अंग्रेजों का अधिकार जो सिख थे उनको अधिकार हो गया। जो दक्षिण में थे जो अंग्रेजों का अधिकार हो गया। मतलब इसके सतलज नदी के अब उत्तर में सीमा नहीं बढ़ा सकते हैं। इधर दक्षिण की तरफ सतलज नदी के दक्षिण में पंजाब अपना सीमा विस्तार नहीं करेगा और उधर उत्तर की तरफ अंग्रेज अपना सीमा विस्तार नहीं करेगा। इस बीच में इन्होंने इन दोनों के बीच में किनके बीच में अमृतसर की संधि हुआ जिसमें सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। बट हालांकि इनकी मृत्यु के बाद प्रथम जो इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद अब अंग्रेज द्वारा इनके पंजाब जितने भी थे सिख आंग्ल युद्ध देखने को मिलता है। देखिए प्रथम सिख आंग्ल युद्ध 1845 से लेकर 46 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिखों को बुरी तरह से पढ़ाई हुई। इसमें इसके बीच लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच, जो इनके पुत्र थे इनके दिलीप सिंह थे, इन्होंने के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। इन्हीं के शासनकाल में भैरोवाल की पूरक संधि के भी नाम से जाना है। इसे 22 दिसंबर 1846 में दिलीप सिंह ने इस संधि को स्वीकार किया। इस पर आगे देखेंगे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर पहला 45 से 46 में देखने को मिलेगा। दूसरे का 1848 से लेकर 1849 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं।
हाँ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 के बीच में दिलीप सिंह को बंदी बना लिया गया, ठीक है। इसमें इसमें 3 गो युद्ध मतलब प्रमुख युद्ध था, रामनगर का युद्ध, फिर चलवैया का युद्ध, फिर गुजरात का युद्ध, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों द्वारा इस युद्ध में द्वितीय मतलब जो इस युद्ध तीनों जो युद्ध हुए, इसमें 1849 में अंग्रेज सत्ता ने संपूर्ण पंजाब का विलय कर दिया, ठीक है ना। प्रथम आंग्ल युद्ध में थोड़ा सा मतलब युद्ध हुआ, फिर कुछ क्षेत्र इनको दिलीप सिंह को दे दिया गया था। हालांकि जो द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ 1848 से लेकर के 1849 के बीच में हुआ, इसमें 3 युद्ध हो गए, रामनगर का युद्ध, चिरवैया का, गुजरात का युद्ध। इसमें क्या हुआ 1849 ईस्वी में क्या हुआ, पंजाब को पूर्णतः मतलब अंग्रेज अपने आधिपत्य स्थापित कर लिया, ठीक है। और पूर्णतः यहाँ पर खत्म कर दिया, पंजाब को अपने पूरी तरह से मिला लिया गया अंग्रेज द्वारा। और जो भी पंजाब था वो अंग्रेजों का अपना इसमें अधिकार हो गया। इस पर देखें अफ़गान युद्ध, जो अंग्रेज और अफ़गानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। प्रथम अफ़गान युद्ध को 1839 से 1842 तक देखने को मिलेगा, जिसमें गवर्नर जॉन लॉरेंस हुआ करते थे। उनका क्या कुशल की आक्रामकता के नीति के आधार पर अफ़गानों को मतलब विलय कर लिया गया, ठीक है। कुशल आक्रामकता मतलब कि उन्होंने ब्लेम किया कि जो अफ़गान है उनको विलय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो उनकी नीति जो आक्रामक नीति थी अंग्रेजों के प्रति, इसलिए उन्होंने क्या किया कि अफ़गानों को अपने में मिला लिया युद्ध के माध्यम से। द्वितीय आंग्ल युद्ध क्या हुआ 1878 से 1880 के बीच में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा आपको, यहाँ पे स्टार्ट लगा लीजिए। अफ़गान युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट अफ़गान युद्ध देखने को मिलेगा। प्रथम 1839 से 42 तक हुआ, जिसमें जॉन लॉरेंस कुशल आक्रामकता की नीति के तहत इनको मिला लिया। दूसरे का था 1878 से 1880 गंडमा की संधि के तहत इनको युद्ध को समाप्त कर दिएगा। तीसरा 1919 में देखने को मिला, जो रावलपिंडी के संधि के तहत क्या किया गया, युद्ध को समाप्त कर दिएगा, ठीक है। अंग्रेजों ने सिंध का विलय 1843 के आधार पर अधिकार, जो अंग्रेज होते हैं सिंध का विलय 1843 में जो नेपियर की सहायता से इनको इन पर कुशल आरोप लगा करके कि इनको अवध को भी इन्होंने क्या किया कि विलय कर लिया, ठीक है। कुछ आइए हम लोग मतलब फैक्ट्स देखते हैं। उस समय कुछ जो भी मतलब जो भी सामाजिक सुधार हो रहे थे उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। तो हम लोग देखे ऊपर से कि देखिए बंगाल का विलय उन्होंने कर लिया, फिर मैसूर का विलय क्षेत्रीय विस्तार किया, फिर देखेंगे पंजाब का विलय कर लिया, फिर अफ़गान का विलय किया, फिर अवध का भी। इस वजह से अंग्रेज जो थे ना अपना क्षेत्र विस्तार करते करते पूरे भारत में अपना क्षेत्र विस्तार किए। और उन्होंने क्या किया, जितने भी क्षेत्रीय राजा थे उनको अगर लगता था कि हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट बन रहे हैं, हमारे अधिकारों के इन्होंने हनन कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या कि उनका क्षेत्र कोई भी मतलब आधार बनाकर उनको या तो बेलेजली की सहायक संधि लगाकर उन्होंने अपने में अधिकार स्थापित किया, या कुशासन के आधार लगा कर अपने में युद्ध के माध्यम से उन्होंने अपना उन्होंने खुद मतलब अपने क्षेत्र में मिलाया। देखिए आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। डुआटे थे, जो डुआटे बर्मोसो थे, पुर्तगाली लेखक थे, वो दक्षिण भारतीय व्यापार समाज का चित्रण उन्होंने किया है, ठीक है। जो कर्नवालिस जो थे उन्होंने जो 1799 जैसे कर्नवालिस कोड जो कर्नवालिस थे उन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की इन्होंने स्थापना किया था। अस्थायी बंदोबस्त जो ये तो हमारी माहलवारी थी, जो भूमि सुधार का लेकर के जाना जाता है, उसी समय कर्नवालिस कुछ सुधार किए, जो नौकरशाही का गठन किया, कर्नवालिस कोड की भी उन्होंने शुरुआत किया, ठीक है। जैसे प्रथम बंगाल गजट जो जेम्स अगस्टम हिक्के द्वारा प्रथम समाचार पत्र के रूप में क्वेश्चन पूछते कि प्रथम कौन था, समाचार पत्र कौन था, तो बंगाल गजट के रूप में जाता है। देखिए आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, जिसको 1826 में हुआ, जो अंग्रेज आगे हम लोग ऊपर पढ़े थे आंग्ल बर्मा युद्ध। क्वेश्चन पूछे कि आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, 1825 में। आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त किस संधि के था, कौन सा, याडूब संधि के था, याडोबो संधि के था 1826 में इन्होंने क्या किया, आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हुआ। इसमें क्या अंग्रेजों द्वारा असम पर कब्जा कर लिया गया। देखेंगे आप उधर बंगाल हो गया, अफगान हो गया, मैसूर हो गया, पंजाब हो गया, इधर देखिए अफगान हो गया, फिर आंग्ल बर्मा युद्ध के तहत असम को अपने क्षेत्र में, अर्थात पूरा भारत को उन्होंने अपना क्षेत्र बनाया। फिर जो रिसरा जो पंजाब कोलकाता में देखने प्रथम जूट मिल का पूछेगा क्वेश्चन कि प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित था, रिसरा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। फिर ऑकलैंड मिल ऑकलैंड द्वारा ऑकलैंड मिल कपास मिल जिसके नाम जानता है 1813 में, और फिर 1854 में 2 कपास मिल का स्थापना की गई 1813 में, फिर 1854 में। प्रथम रिसरा आप देखेंगे, प्रथम जूट फैक्ट्री पूछ देगा तो रिसरा पश्चिम बंगाल में। फिर पूछेगा आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, याडूब की संधि 1826 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर देखेंगे जेम्स अगस्टम हिक्के द्वारा प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के नाम से कर्नवालिस सुधार इन्होंने अस्थायी बंदोबस्त लाया। फिर डुआटे बर्बसोसे जो पुर्तगाली लेखक थे, दक्षिण भारत के व्यापार के सामाजिक इन्होंने चित्रण किया। इस प्रकार देखेंगे जो जितने भी मतलब
ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपना क्षेत्र विस्तार किया। क्षेत्रीय यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, हालांकि उन्होंने उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी, इन्होंने राजनीति में भाग लिया, उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी और यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल है। इस प्रकार आगे हमारे ये जो अपना सीरीज है, जो मॉडर्न हिस्ट्री जो सीरीज जो चल रहा है, इस फिर हम लोग आगे जो है 1857 की क्रांति का पूरा डिटेल वीडियो करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से पूरा संपूर्ण हम लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि मैंने जितने ऊपर से वीडियो यहाँ से पढ़ करवाया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप से इसको आप PDF या तो आप अगर मैसेज करेंगे तो मैं पर्सनली भेज भी दूंगा, या इसको आप लेकर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इस चैनल को अपना ही समझ के इसको प्यार दे जाएगा, बढ़ाइए, ताकि मैं भी अपना मतलब मोटिवेशन के साथ इस और भी मतलब वीडियो डाल सकूँ। इतना सुनने का आप सभी को धन्यवाद।